जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था जो रिलेट करता था चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स से। तो उसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो सिंपल कंसेप्ट चैप्टर था कंपैरेटिवली चैप्टर 3 के बाद। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। अगर हम एनालिसिस करें तो एक कंपनी से रिलेटेड जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, वो मेजर स्टेक होल्डर्स में शामिल है सबसे पहले शेयर होल्डर्स के बाद मैनेजमेंट, और फिर ऐसे लोग जो शेयर होल्डर्स तो नहीं लेकिन उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये कौन लोग हैं जो शेयर होल्डर्स तो नहीं लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है? ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रेडिटर, शाबाश, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है। तो हमारे सिलेबस में उसने तीनों तरह के स्टेक होल्डर्स को कवर किया है। मैनेजमेंट से रिलेटेड था हमारा चैप्टर 3 और 4। इसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं इनसे रिलेटेड है चैप्टर 5। क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेडिटर होता है। सॉरी चैप्टर 4 है। ठीक है। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो है चैप्टर 3 और 4। क्रेडिटर से रिलेटेड है चैप्टर 7, और जो हमारा चैप्टर 5 और 9 है ये रिलेट करता है शेयर होल्डर से। 5, 6 और 9 ये शेयर होल्डर से। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे सिलेबस के अंदर उसने तीनों पार्टी से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स को कवर किया है, यानी शेयर होल्डर से रिलेटेड भी, क्रेडिटर्स के हवाले से भी और मैनेजमेंट के हवाले से भी। मैनेजमेंट के हवाले से हम तकरीबन सारी डिस्कशन कर चुके हैं, सिवाय एक कंसेप्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का, वो हमने बाद में एक अलग से चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का वो मैनेजमेंट से रिलेट करता है, वरना मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शेयर होल्डर्स के हवाले से, कि शेयर होल्डर्स कौन है और इनसे रिलेटेड लॉ क्या कहता है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, रजिस्टर करवाया और कंपनी को चलाने के लिए उसमें अपना पैसे डाले, वो हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। असल में ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के ओनर नहीं है, कंपनी को चला तो रहे हैं लेकिन वो चला रहे हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। जो असल में ओनर है कंपनी के वो कौन है? वो शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स कहानी शुरू कहां से होती है, तरतीब से चल रहे हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स, आपको याद होगा हमने स्टार्ट में चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था, कुछ प्रोमोटर्स कंपनी सेटअप करने के बारे में सोचते हैं, फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं, रजिस्ट्रार के पास सब्सक्राइब करते हैं, उसको रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर कर देता है। जब कंपनी बन जाए तो ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और इसके बाद कंपनी रजिस्टर होने के बाद, जाहिर है कंपनी रजिस्टर तो होगी, इसका मतलब है लीगल उसकी एग्जिस्टेंस आ गई, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी चलाने के लिए उसका रजिस्टर करवा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले हमने चैप्टर जो 1, 2 था उसमें रजिस्ट्रेशन की हद तक डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो। उसके आगे वो शेयर कैपिटल वगैरह कैसे रेज किया जाएगा, शेयर होल्डर्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी, ऐसे है ना। अब हम शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा इस चैप्टर के स्टार्ट पे हम किस पॉइंट पे हैं। हम इस पॉइंट पे है कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है लेकिन इसको चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और वो पैसे अभी तक नहीं है। तो अब जाहिर है कॉमन सेंस की बात है, मैं आपसे पूछूं वो पैसे किसने इन्वेस्ट करने हैं कंपनी में? डेफिनेटली वो मेंबर्स ने, क्योंकि अभी चूंकि शेयर्स इशू नहीं हुए हम उन्हें शेयर होल्डर नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स। तो मेंबर्स कैसे पैसे इन्वेस्ट करें इसका बाकायदा एक तरीकाकार है। ऐसा नहीं है कि जैसे सोल प्रोवाइडर में होता है कि घर से लेके आया पैसे और बिजनेस में उसने जाके रख दिए, उधर दराज में पैसे रख दिए, ये जी पैसे इन्वेस्ट हो गया।
ओनर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, और अगर वापस लेके जाना है तो दराज में से, बिजनेस के दराज में से टेबल पैसे निकाले और घर ले गया कि जी ये हमारे आज का प्रॉफिट था, मैं घर ले गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसे चलता है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसे नहीं चलता। बल्कि अगर 1 रुपया भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए बकायदा लॉ ने रेगुलेशंस दी हुए हैं किस तरीके से इन्वेस्ट होगा। और अगर 1 रुपया भी बिजनेस से निकालना है तो उसके बारे में भी लॉ ने रेगुलेशन दी है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेयर होल्डर्स को। आज के लेक्चर में हम यही कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, तो उसका तरीकाकार क्या है। लेकिन वो हमें फौरी तौर पे प्रोसीजर बताने से पहले कहता है आप कुछ टर्म्स को समझ लो, कुछ लीगल टर्म्स हैं इनको, ताकि जब हम प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हो ना आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। हमने कहा ठीक है, याद रखिए जितनी भी टर्म्स हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, ये शेयर होल्डर्स के हवाले से होंगी, ये मैनेजमेंट के हवाले से नहीं होंगी, ये क्रेडिटर्स के हवाले से नहीं होंगी। किसके हवाले से होंगी? शेयर होल्डर्स के हवाले से। सबसे पहले वो कहता है ये जो बिजनेस में लोग, बिजनेस में पैसे आते हैं, ये कहां से आते? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये हो सकते हैं, एक शेयर होल्डर पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस में, और दूसरा लेंडर्स, क्रेडिटर्स इन्वेस्ट करें। दोनों के लिए हम वर्ड इन्वेस्टमेंट ही यूज करते हैं। वर्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस लोन। वर्ड इन्वेस्टमेंट में याद रखिएगा, ये आगे चल के कंसेप्ट यूज करना है मैंने। लफ्ज इन्वेस्टमेंट में शेयर्स भी आ जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें तो भी आप लीगली कह सकते हैं मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आप किसी कंपनी को उधार दें तो भी आप कह सकते हैं मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, यानी कंपनी पैसे इकट्ठे करेगी, वो एक तो शेयर कैपिटल के जरिए पैसे इकट्ठे कर सकती है, दूसरा लोन लेके। अब लोन की 2 टाइप्स हैं, एक ये है कि जनरल पब्लिक से लोन ले लिया जाए, उसे कहते हैं डिबेंचर्स, और एक है किसी बैंक से लोन ले लिया जाए, उसे कहते हैं बैंक लोन। अच्छा, ये लोन वैसे नॉर्मली सबसे ज्यादा बैंक से लिया जाता है, लेकिन बैंक के अलावा कुछ और लोग जैसे डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर से भी लोन लिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है। दोनों में से ना, डिबेंचर और लोन में से कंपनी के लिए बेहतर सस्ती ऑप्शन क्या पड़ती है भला? बैंक लोन। इसलिए कि जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो उसका मतलब क्या है? आप जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जब कभी आप जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करेंगे ना, रेगुलेटर हरकत में आ जाएगा। रेगुलेटर कहेगा कहीं आप जनरल पब्लिक से कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कहीं आप जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करके भाग तो नहीं जाएंगे। वो कहता है मेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले वो पूरी करो, फिर जनरल पब्लिक से पैसे तुम्हें लेने दूंगा, वरना नहीं। तो डिबेंचर्स इशू करने हो ना, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। इवन अगर शेयर कैपिटल भी इशू करें, शेयर भी आपको पता है बात का जनरल पब्लिक को इशू होते हैं, इसके लिए भी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। लेकिन बैंक लोन के लिए या डायरेक्टर से लोन हासिल करने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल इन शॉर्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में 2 बड़े सोर्सेज हैं जिनसे कंपनी पैसे इकट्ठे कर सकती है, एक है शेयर कैपिटल, एक है लोन। लोन की आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं। बैंक से भी लोन ले सकते हैं, उसे बैंक लोन कहते हैं। जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं, उसे डिबेंचर्स कहते हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे, डिबेंचर्स और लोन को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे डिस्कस होंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो गालिबन मॉर्टगेज एंड चार्जेस। कौन सा चैप्टर है? 7 है, 7, चैप्टर 7। इनके बारे में डिस्कशन हमारी होगी चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर 5 में किस चीज के बारे में? शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, शेयर होल्डर से रिलेटेड 2 चीजें हैं। एक पैसे कंपनी को दिए यानी शेयर कैपिटल, दूसरा पैसे कंपनी से लिए यानी डिविडेंड, यानी डिविडेंड जो प्रॉफिट का हिस्सा है। ये चैप्टर सिर्फ शेयर कैपिटल को डिस्कस करेगा, यानी जब शेयर होल्डर कंपनी को पैसे दे रहा है, जब कंपनी से पैसे लेने की बारी आएगी, वो कंसेप्ट अलग है, वो अलग चैप्टर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो देखे कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9 चैप्टर। तो देख रहे हैं चैप्टर कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मिलते चलते हैं। अब हम आते हैं वापस इस चैप्टर की तरफ। कहता है भाई शेयर होल्डर्स के बारे में जानने से पहले आप ये तो समझ लें शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है। शायद मैंने किसी लेक्चर में पहले ये बताया हुआ है आपको, शेयर और शेयर कैपिटल याद है आपको, जो आपको बताया था पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में। हाँ बिल्कुल। जिस तरह एक बड़ी सोसाइटी होती है, उसके छोटे छोटे प्लाट बना दिए जाते हैं, और जो एक प्लाट खरीदना चाहे उसे, तो उसी तरह कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल होता है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिन्हें शेयर कहते हैं। हर शेयर की अपनी फेस वैल्यू। शाबाश, बेहतरीन, याद है आपको।
दोबारा से पढ़ते हैं, हम भूल गए होंगे, अक्सर स्टूडेंट दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है? शेयर का बिल्कुल अच्छा, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ कैपिटल, शेयर कैपिटल कंपनी की अकाउंटिंग में पढ़ी हुई आपने, बिल्कुल ठीक है। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल कहते हैं आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस शुरू करें ना, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जब मर्जी बिजनेस में पैसे लेके आए, जब मर्जी पैसे लेके जाए, जितने मर्जी पैसे इन्वेस्ट करें, जितने मर्जी पैसे निकाले, कोई रोक टोक नहीं है। किसको? सोल प्रोप्राइटर को और पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी के केस में लॉ ने लिमिटेशन लगाई है। लॉ कहता है आप ये कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, तो बताइए इस कंपनी का कैपिटल कितना होगा। आप सोचते हैं और बताते हैं कि मेरा ख्याल है हम तकरीबन 500 मिलियन तक का बिजनेस करेंगे, यानी इस कंपनी की समझ लीजिए जो नेटवर्थ हमारे ख्याल में हमने 500 मिलियन कैपिटल तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। तो हालांकि 500 मिलियन अभी आपने बिजनेस में डाला नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम लिमिट शो करवा देते हैं कि ये होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है कि जितना आप शेयर कैपिटल बिजनेस में इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी इंजेक्ट नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसकी पहले करवा लेते हैं। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी इशूड। कैन बी के ऊपर जोर है मेरा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी इशूड, और जो विच इज एक्चुअली इशूड उसे इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, पेड आपका वर्ड नहीं यूज किया मैंने, इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर आपको मेमोरेंडम के एलिमेंट्स याद हों, क्लॉजेज याद हों, तो मेमोरेंडम की क्लॉजेज में एक क्लॉज थी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। उसमें हमने ये सारी डिस्कशन की हुई है कि हम स्टार्ट में ही ये बता देते हैं कि मैक्सिमम इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा। और जो तरीकाकार होता है इसको लिखने का मेमोरेंडम के अंदर, वो क्या होता है? 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन। इसको ध्यान से पढ़ें, ये वाली लाइन, 500 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन। हाँ जी, ये जो है ना 5 मिलियन, इसे कहते हैं शेयर्स। ये जो है 100 ईच नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू इसको कहते हैं, और ये जो 500 मिलियन है शेयर कैपिटल। अगर आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स को अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। अगर आप ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा। अगर आप इशूड नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इशूड शेयर कैपिटल आएगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, एग्जाम में वो अक्सर टेस्ट करता है कि आपने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किसी बंदे की कैलकुलेट करनी होती है कि मिस्टर ए के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं, मिस्टर बी के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। क्योंकि आपने देखा कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनमें वो कहता है अगर किसी बंदे के पास कम से कम इतने परसेंट शेयर हैं वो मेरे पास आए वरना और कोई ना आए। पढ़ा कभी? किस कंसेप्ट में पढ़ा है कि कम से कम इतने परसेंट शेयर्स हों तो हमारे पास आए वरना ना आए? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में क्या परसेंटेज थी? 10%, 10%। क्या ये परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग किसी और कंसेप्ट में भी यूज हुई है? और किस कंसेप्ट? परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग याद कीजिए किसी और कंसेप्ट में यूज हुई है। एक तो ये हुई ना 10% डायरेक्टर्स का इलेक्शन इनवैलिड करार देना हो, ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए परसेंटेज नहीं थी वो सॉरी ये फ्रेश, उसमें उसने परसेंटेज तरीकाकार तो बताया था, परसेंटेज का जिक्र नहीं किया था। मैं कह रहा हूं जहां पे परसेंटेज उसने खुद से बताई हो। 50% कहीं यूज हुई थी। मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, मेजोरिटी ऑफ शेयर का कंसेप्ट हमने पढ़ा, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ पढ़ते, कंपनी लॉ पढ़ते हुए कुछ ऐसे मकामात आते हैं जिनमें हमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करना होती है, जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करना होती है। ये चीज मानते हैं। अब वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 तरीके सुन लें। 2 सही तरीके हैं, एक गलत तरीका है। एग्जाम में आपको इंफॉर्मेशन ऐसी देगा कि आप गलत तरीके की तरफ जा रहे होंगे। सही तरीका क्या है ये सुन लें। किस चीज का सही तरीका बता रहा हूं? परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करना। पहला, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को
और जो किसी बंदे के पास शेयर्स हैं इनको डिवाइड कर ले। जो मेरे पास शेयर्स हैं वो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स नीचे, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ये भी परसेंटेज सही है, यह है नंबर ऑफ शेयर की बेस पे। दूसरा तरीका क्या है कि जो मेरे पास शेयर कैपिटल है उसको कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल से साथ डिवाइड कर दे, यानी जो मेरे पास शेयर कैपिटल है वो ऊपर आ जाएगा, जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है वो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट होगी। ये भी ठीक तरीका है। जो तरीका ठीक नहीं है वो क्या है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन्हें मैं कंपनी के शेयर कैपिटल से डिवाइड कर दूं, या जो मेरे पास शेयर कैपिटल है उसे मैं कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दूं। ये गलत तरीका है, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है लाइक विद लाइक कैलकुलेशन करनी है। अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो हम भी नंबर ऑफ शेयर के साथ कैलकुलेशन करेंगे अपना। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो हम भी अपना शेयर कैपिटल के साथ कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में वो आपको कहेगा आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 लाख और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, बताइए कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? आप कहेंगे 10,000 नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय 10 लाख, 1%, जो गलत है। हाँ, 1 लाख। या तो कंपनी का भी नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करें या अपना भी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करें। ये बात पहले भी समझाई थी आपको, क्लियर हुई है बात? तो ये जो लाइन है ना, इसको एग्जाम में वो तकरीबन हर अटेम्प्ट में टेस्ट करता है और स्टूडेंट गलती भी करते हैं, इसीलिए टेस्ट कर रहा है बार बार। ऑथोराइज शेयर कैपिटल समझ आगे क्या है? वो मैक्सिमम, अगर एक कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 50 करोड़, तो किसका ये मतलब है कि इसके पास 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ बैंक अकाउंट में? इसका ये मतलब नहीं है। इसका ऑथोराइज का मतलब है ये रजिस्टर करवाई है, एक्चुअली इतने तक का कैपिटल इकट्ठा करने की इजाजत है, अभी इकट्ठा किया नहीं है। जो इकट्ठा करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल विच कैन बी इशूड, और इशूड शेयर कैपिटल क्या है? विच इज इशूड, विच इज इशूड। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में और इशूड शेयर कैपिटल में फर्क समझ आ रहा है? ठीक है। अब शेयर कैपिटल इशू करने का प्रोसेस क्या है, ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं मैं आपसे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो शेयर कैपिटल इशू किया जाएगा ना, वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बराबर या उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। Issued share capital can never exceed authorized share capital। ये बात समझ आई? अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो समझ आ गया कि इसके साथ ऑथोराइज का लफ्ज क्यों लिखा हुआ है। वो ये शेयर कैपिटल है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया हुआ है, रजिस्ट्रार ने हमें अथॉरिटी दी है कि इतना शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। इशूड शेयर कैपिटल के साथ इशूड क्यों लिखा हुआ है? ये हमने इशूड कर दिया है। अब इशू करने का प्रोसेस क्या होता है ये सुन लीजिए, ठीक है। समटाइम याद रखें, कुछ कंपनीज होती हैं जो इशू करती हैं प्राइवेट। प्राइवेट इशू किसे कहते हैं भला? अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो सब्सक्राइबर्स ही सारा शेयर कैपिटल खरीद लेंगे, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना। याद है ना प्राइवेट कंपनी, और डेफिनेशन में था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद है आपको? कंपनी विच बाइट्स आर्टिकल्स limits the number of members to 50, restrict the right to transfer its share, prohibits invitation to general प्राइवेट। लेकिन पब्लिक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो सारे का सारा शेयर जो है शेयर सब्सक्राइबर ही उठा लेंगे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है और खास तौर पे जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रही है, वो जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकती है। तो अब मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर रहा हूं जो कि एक कंपनी फॉलो करती है। कब? तब जब उसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने होते हैं। स्टार्ट करें जी। स्टेप नंबर 1, कमीशन एसईसी भी ये कहता है किसी भी कंपनी को कि आपने अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं ना तो जनरल पब्लिक को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, आप इनकॉर्पोरेट कब हुए, आपकी कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स कौन है, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी जिन हाथों में देने जा रहे हैं वो सेफ हैंड्स है। इस पर्पस के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बनाती है कंपनी। कौन सी कंपनी? जिसने शेयर्स इशू करने हैं जनरल पब्लिक को। ये प्रोस्पेक्टस बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होती है, इसी को पढ़ के सबने फैसले करने हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें।
इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी और एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा कि मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर खरीदना चाहता हूं, प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, अब मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूं, बराए मेहरबानी मुझे शेयर इशू करें। कंपनी का प्रोस्पेक्टस कंसेप्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस। आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते, आप अपने कैरियर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप जाते हैं प्रोस्पेक्टस लेते हैं, प्रोस्पेक्टस में कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके पास के बारे में, कब बना, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या अचीवमेंट्स है, करंटली टीचर्स कौन है, प्रिंसिपल कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कौन कौन लोग शामिल है, वगैरह वगैरह, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप जिस जगह पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे लोग कॉम्पिटेंट टीम मौजूद है। और वहां पे जब मुझे ये बताइए क्लास है, उसमें एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, क्या जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा उसके साथ एडमिशन फॉर्म लगा होता है जो फिल करना होता है? अब जब वो फिल जो पढ़ लेते हैं और जो विलिंग हो एडमिशन के लिए वो क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन फिल करके कॉलेज में जमा करवा देंगे। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, प्रैक्टिकली 2 होती हैं, वैसे थ्योरेटिकली 3 है। पहली पॉसिबिलिटी, जो एप्लीकेशंस आए वो जो तादाद है जैसे 100 उससे कम आए। दूसरी पॉसिबिलिटी उससे ज्यादा आ जाए, यानी एक पॉसिबिलिटी है सीट 100 है, एप्लीकेशन 80 की आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है सीट 100 है, एप्लीकेशन 120 की आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी सीट 100, एप्लीकेशन भी 100 आ जाए। ये बहुत कम चांस है, लेकिन यहां पे क्या होता है भला फिर, कि जब लोग जब एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं उसके बाद कॉलेज क्या करता है, देखता है कितनी एप्लीकेशंस आई। अगर तो एप्लीकेशंस की तादाद इक्वल या कम हो वो एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन की तादाद ज्यादा है सीट से, वो क्या करते हैं फिर, वो डिसीजन करते हैं, मेरिट लिस्ट लगती है, वो कोई भी क्राइटेरिया होता है उनका अपना, उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि हमने किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है और किन को एक्सक्यूज करना है। ऐसा ही है, एक्सक्यूज करने वालों को कहते हैं भैया आप जाएं, और जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाए उन्हें कहते हैं आप आके क्लास में बैठे फीस जमा करवाएं। एग्जैक्टली यही सिस्टम कंपनी के केस में होता है। फर्क सिर्फ यह है कि कॉलेज प्रोस्पेक्टस के केस में आपको फीस एडमिशन कंफर्म होने के बाद जमा करवानी होती है, जबकि कंपनी के केस में आपको शेयर्स के पैसे एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने होते हैं। अगर तो एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए आपको बदले में शेयर्स इशू हो जाते हैं कंपनी के, अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल ना हो आपको बाद में पैसे वापस मिल जाते हैं। ये इसलिए कहा गया है ताकि सीरियस इन्वेस्टर्स ही एप्लीकेशन फाइल करें जिनके पास पैसे हैं, ठीक है। तो कंपनी के केस में कंपनी ने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रोस्पेक्टस बनाना है, स्टेप नंबर 2 प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर देना है, प्रोस्पेक्टस इशू कर देना है, वेबसाइट पे डाल दिया और कुछ जगहों पे रख दिया। स्टेप नंबर 3 जनरल पब्लिक ने जो विलिंग है उन्होंने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के एप्लीकेशन फाइल की, पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए और एप्लीकेशन फाइल कर दी। स्टेप नंबर 4 अच्छा ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें लोग एप्लीकेशन जमा करवाते हैं इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्सक्रिप्शन, कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्या सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस कंपनी के शेयर, ठीक है। फिर इसके बाद कंपनी फैसला करती है, एक डेडलाइन दे दी जाती है, भाई 28 तारीख से पहले पहले सारी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। 28 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई। वो कहते हैं हमने तो 50 मिलियन शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन 40 मिलियन की आई, क्या करें अब, सबको शेयर इशू करते हैं। एप्लीकेशन 50 मिलियन की आई, फिर भी सबको इशू करते हैं, 50 मिलियन इशू करना था, 50 की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन 60 मिलियन की आई। अब सिलेक्शन कीजिए किनको शेयर इशू करना है किनको नहीं, इसे कहते हैं बैलेटिंग करना। इसमें ये रूल नहीं होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आ गया उसको शेयर, नहीं, बल्कि बैलेटिंग पूरा अंदाजी होती है। इसमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है बैलेटर, वो आके बैलेटिंग करता है ताकि इसका प्रोसेस साफ शफाफ रहे। फिर इसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, शेयर इशू कर दिए जाते हैं। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं होते, याद रखें उन्हें पैसे वापस करना लाजमी होता है, आगे चलने से पहले इन्हें पैसे वापस करना लाजमी है। यहां तक बात समझ आए। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अच्छा 100 सीट्स रखी थी, 80 एप्लीकेशंस आई, कॉलेज वाले क्या करेंगे, 80 को एडमिशन दे देंगे। 60 एप्लीकेशन आई, फिर भी उनको एडमिशन दे देंगे। और अगर 6 एप्लीकेशन आई, मोस्ट प्रोबेबली वो उस बैच को खत्म कर देंगे, कहेंगे भाई ये तो नुकसान की बात है,
तो एक मिनिमम उन्होंने नंबर रखा होता है कॉलेज वालों कि इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए ना फिर क्लास स्टार्ट करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे। जैसे वो मीटिंग्स वाले के कंसर्न पड़ा था ना, मिनिमम नंबर कोरम कि जो लोग आएंगे कम से कम इतने लोग आएंगे तो हम बिजनेस शुरू करेंगे वरना नहीं शुरू करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह का कंसर्न यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ऐसे ही कंपनी ने भी डिसाइड किया होता है जी हम शेयर इशू करना चाहते हैं। क्यों इशू करना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस चलाना है। बिजनेस कितने में चलाना है? 50 मिलियन में। अच्छा 40 मिलियन अगर इकट्ठा हो गया बिजनेस चला लोगे? चला तो लेंगे थोड़ा, लेकिन मुश्किल होगी, लेकिन चला लेंगे। अच्छा 20 मिलियन इकट्ठा हो जाए फिर नहीं चला सकेंगे। कम से कम कितने पैसे इकट्ठा होने जरूरी हैं? देखिए चाहते तो हम ये है कि 50 मिलियन इकट्ठा हो, शेयर इशू करेंगे 50 मिलियन के, लेकिन 30 मिलियन वो अमाउंट है कि अगर इतने इकट्ठे हो जाए, कम से कम इतने इकट्ठे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे कम इकट्ठे हुए तो बिजनेस में शुरू नहीं कर। ये जो 30 की अमाउंट है ना, इसे हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? नाम से जाहिर है वो कम से कम अमाउंट, वो कम से कम शेयर जो लोगों का सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि हम बिजनेस शुरू कर सके। यह है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और इसी तरह लॉ ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है कंपनीज को जो कि पब्लिक कंपनीज हैं कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, एप्लीकेशन फाइल की हुई है उसने, वो शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे बात होता है ना, सर रिजल्ट नहीं अभी आया मेरा, क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूं? कहते आ जाओ प्रोविजनल एडमिशन ले लो। उसमें क्या होता है फिर? प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, रिजल्ट में पास हो गए, ओके चलते जाएं, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया फारग वापस चले जाएं। तो इसी तरह एक कंपनी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, उसने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डाली हुई है, क्या वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है? यस, प्रोविजनल इजाजत है उसको। लेकिन याद रखें अगर एक कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो ये कंपनी असूली तौर पे इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन के बाद शेयर्स अलॉट करने चाहिए ना सब्सक्राइबर को। नॉर्मली ये कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, कंपनी जो शेयर इशू करते हैं इसे कहते हैं अलॉटमेंट, नॉर्मली ये अलॉट करेगी। लेकिन 2 केसेस में शेयर्स अलॉट नहीं करती कंपनी। पहला केस जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हो, और दूसरा केस जब स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिफ्यूज कर दे। स्टॉक एक्सचेंज अगर लिस्टिंग रिफ्यूज कर दे फिर भी शेयर इशू नहीं किए जाते। तो ये कुछ पता चला आपको प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1 प्रॉस्पेक्टस बना के इशू किया। स्टेप नंबर 2 जनरल पब्लिक ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया। स्टेप नंबर 3 हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो बैलेटिंग की, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सबको शेयर इशू कर दिया प्रोवाइडेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ही अंडर नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई तो फिर चाहे कम भी हुई हो, जितना शेयर इशू करना है शेयर इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम आए शेयर्स की एप्लीकेशन, शेयर इशू नहीं होंगे। या दूसरा केस अगर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग ना करे शेयर्स की कंपनी की तो भी शेयर्स इशू नहीं होंगे। क्लियर हो गया आपको? चले ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब अच्छा सोचते हैं, शुभ सोचते हैं क्या कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग भी आ गई और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरी हो गई। अब क्या करना है? शेयर इशू करना। जितने आप शेयर इशू करेंगे, जैसे ये केस इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, आपने डिसाइड किया था 1 मिलियन शेयर इशू करेंगे, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिनट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 5 मिलियन। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 500 मिलियन। ऑथराइज शेयर कैपिटल बोला, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो अगर 1 मिलियन शेयर इशू किए, गौर से सुनिए, 1 मिलियन शेयर इशू किए तो इशूड शेयर कैपिटल कितना हुआ? 100 मिलियन। 100 मिलियन शेयर्स और शेयर कैपिटल में फर्क है। 100 मिलियन शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल है। ऑथराइज्ड और इशूड में फर्क समझ आया? और अगर 2 मिलियन शेयर इशू करे तो शेयर कैपिटल कितना होगा? 200। इशू शेयर कैपिटल कितना? 200 मिलियन। अगर 3 मिलियन शेयर इशू करें तो इशू शेयर कैपिटल कितना है? 300। और अगर 6 मिलियन शेयर इशू करें तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि इशूड शेयर कैपिटल
ऑथोराइज शेयर कैपिटल के इक्वल या कम होगा, एक्सीड नहीं हो सकता। एक्सीड करवाने प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाके उन्हें कहेंगे मेमोरेंडम की अल्टरेशन कर दो, और उसमें कौन सी क्लास चेंज कराते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब रूल ये है कि जितना इश्यूड शेयर कैपिटल होता है वो और पेड अप शेयर कैपिटल वो दोनों बराबर है, वरना अब जो पेड अप शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है ये इररिलेवेंट है। लेकिन पहले कंसेप्ट हुआ करता था पुराने जमाने में, 30, 35, 40 साल पहले, कि इश्यूड शेयर कैपिटल आपने 1 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच किया ना, तो आपके पास ऑप्शन है क्या, आप चाहे तो 100 का 100 सारा अभी ले लें, चाहे शेयर होल्डर से, चाहे इस 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स कर लें। मतलब उसे कहे फुली पेड, अभी फुली पेड का मतलब 100 के 100 अभी ले, अभी ना ले, अभी 60 रुपए ले लें और बाद में 40 ले लें। इसकी इजाजत पहले होती थी, अब नहीं है। इसको कहते थे पार्टली पेड शेयर, यानी अगर आप 100 रुपए का शेयर अभी 60 रुपए में इशू करें और 40 रुपए बाद में वसूल करने हैं, इसको क्या कहते हैं, पार्टली पेड शेयर। पहले इसकी इजाजत होती थी, अब नहीं है। इसीलिए अब जितनी भी कंपनीज बन रही हैं कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर, उन सब का इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल 100% सेम है। लेकिन हमें ये कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं फिर पेड अप शेयर कैपिटल का, क्योंकि कुछ पुरानी कंपनीज हैं जो पार्टली पेड शेयर है और अभी भी फुल्ली पेड नहीं, पार्टली पेड चल रहा है। पार्टली पेड क्योंकि अभी उन्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फिर ही फुली पेड करवाएंगे ना। तो अब देखें तरतीब क्या बनी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया मेमोरेंडम में, इश्यूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच हैज बीन इश्यूड टू पब्लिक या मेंबर, और पेड अप शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल विच हैज बीन पेड बाय शेयर होल्डर्स। ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में साइलेंट रहे तो आप हमेशा क्या असम्पशन लेंगे, फुल्ली पेड शेयर। क्लियर। अच्छा बताइए, 5 मिलियन शेयर्स थे, 1 मिलियन इशू किया, मजीद 3 मिलियन और इशू करना चाहते हैं, कर सकते हैं? कैसे? मेमोरेंडम में अल्टरेशन कैसे करवाएंगे? 1 मिलियन शेयर इशू किए हैं, 3 मिलियन शेयर मजीद करवाने हैं, तो हाँ कर सकते हैं ना, मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो लिमिट से नीचे नहीं है। क्लियर। ये डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स की पावर में हमने कहीं पढ़ा टू इशू शेयर्स, पढ़ा, लिखा हुआ था टू इशू शेयर्स, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ था वो अब सुने। डायरेक्टर्स शेयर इशू कर तो सकते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन एक केस में अगर डायरेक्टर शेयर इशू करना चाहें तो उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। शाबाश। अगर इशू करके ऑथोराइज शेयर कैपिटल से भी ज्यादा इशू करना हो, यानी अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 मिलियन शेयर्स है, ऑथोराइज्ड 5 मिलियन शेयर्स है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन का लें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन है, करंटली इश्यूड शेयर कैपिटल 400 मिलियन है, कंपनी 100 मिलियन मजीद शेयर इशू करना चाहती है, क्या डायरेक्टर कर सकते हैं? मेंबर्स अप्रूवल की जरूरत है। और अगर 200 मिलियन शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हैं फिर अप्रूवल की जरूरत है। क्यों भला अप्रूवल? अच्छा, अप्रूवल की जरूरत क्यों है भला मेमोरेंडम? क्योंकि अल्टरेशन इन मेमोरेंडम का केस है और अल्टरेशन इन मेमोरेंडम के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आप में से किसी के पास बाइक है, मोटरसाइकिल है भाई के पास? किसकी बाइक है? नहीं, यूनाइटेड की नहीं, ये क्या आपकी अपनी मिल्कियत है? ना कर, सच में क्या सबूत है? एक तो सबूत ये है ना, बाइक इनके पास है नीचे, और भी अच्छा कापी निकाल, कापी अभी देखते हैं, मुझे यकीन नहीं आता। वो भाई के पास सचमुच काफी है, निकाल भी थे। क्या है? वारंट गिरफ्तारी, ये क्या है ना? अच्छा ठीक, नहीं ये बिल्कुल ठीक है। ये गाड़ी की डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भाई का नाम लिखा हुआ है, जिससे हमें साबित होता है कि नहीं,
इस रजिस्ट्रेशन बुक को देख के कि मोटरसाइकिल इन्हें की है और कौन सी वाली मोटरसाइकिल है इनकी, उसका नंबर लिखा हुआ है। एग्जैक्टली उसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आपको शेयर इशू किए जाते हैं, लेकिन अच्छा बाइक के ऊपर तो आपका नाम नहीं ना लिखा हुआ, बाइक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे, यहाँ से इससे पता चला है। उसी तरह शेयर जब इशू किए जाते हैं, याद रखे शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर का नाम नहीं है, शेयर के ऊपर नंबर होता है, जैसे बाइक के ऊपर नंबर होता है, शेयर के ऊपर भी, जैसे करेंसी नोट के ऊपर भी नंबर होता है, लेकिन वो शेयर्स किसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, कैसे पता चलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर ओवरसीज है, शेयर सर्टिफिकेट ओवरसीज, शेयर है मोटरसाइकिल और शेयर सर्टिफिकेट क्या है? रजिस्ट्रेशन बुक, रजिस्ट्रेशन बुक। और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स को। शेयर सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि ये भाईजान ओनर हैं इस शेयर्स के, कल कलां को शेयर्स गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये शेयर सर्टिफिकेट दिखा के डुप्लीकेट शेयर्स निकलवा सकते हैं। या जब कभी झगड़ा हो जाए, ये कहीं मेरे शेयर है, ये कहीं मेरे शेयर है, हम कहेंगे शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ, जिस शेयर सर्टिफिकेट में जिसके नाम पे होंगे वही कानूनी मालिक माना जाएगा। तो शेयर्स में और शेयर सर्टिफिकेट में फर्क समझ आ गया? बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक लाइन अक्सर बोली जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि शेयर इज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? कि जैसे बाकी की प्रॉपर्टी, अच्छा लॉ में प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ लैंड बिल्डिंग नहीं है, हर तरह के एसेट को। शाबाश। शेयर इज ए फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि बाकी के एसेट्स की तरह शेयर भी एक एसेट है। जैसे बाकी एसेट्स ट्रांसफरेबल हैं एक से दूसरे को, शेयर भी ट्रांसफरेबल हैं। जैसे बाकी एसेट्स पे आपके राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, भाई आपका घर आपका एसेट है ना, राइट, आप रह सकते हैं, ठीक है, बेच भी सकते हैं, किराए पे भी चढ़ा सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, बिजली का बिल अदा करना है, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है। उसी तरह शेयर भी एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हुआ, शेयर के साथ भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज अटैच्ड है। बहुत अहम कंसेप्ट है, शेयर के साथ भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज अटैच्ड हैं। कौन से राइट्स अटैच हैं? राइट टू सेल, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स, बोनस राइट्स, एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सारे राइट्स हैं इनके। एग्री, अच्छा लाइबिलिटीज भी हैं कोई? लाइबिलिटीज क्या है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, इफ एनी अनपेड अमाउंट। तो एग्री करते हैं? ये इस बात का मतलब समझ आया? शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी की तरह इसको सेल भी, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसके राइट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं। कैसे पता चलेगा लीगल ओनर कौन है? शेयर सर्टिफिकेट से, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, ये होगा शेयर सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑफ शेयर। अगर कभी आप शेयर कैपिटल की एडवर्टीजमेंट, अच्छा मुझे ये बताइए, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक इश्यूड शेयर कैपिटल, दोनों में से कौन सी फिगर, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथराइज और इश्यूड में से कंपनी की ट्रू नेटवर्थ को प्रेजेंट करती है? इश्यूड वो पैसे हैं जो कंपनी के पास आ चुके हैं। इसीलिए वो ये कहता है लॉ बनाने वाला कि अगर कभी आप किसी एडवर्टीजमेंट में अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल का जिक्र करें ना कि हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 मिलियन शेयर्स ऑफ 100 इज 500 मिलियन है, तो साथ ही साथ इक्वल प्रोमिनेंट प्लेस पे आपने इश्यूड शेयर कैपिटल का भी जिक्र करना है, ताकि लोगों को आपकी कंपनी की ट्रू जो वर्थ है, नेटवर्थ है, उसका पता चल सके। भाई कुछ बात समझ आई आपको? चलिए अब हम चलते हैं, नहीं अभी घर नहीं चलते, टाइम अभी नहीं हुआ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में मेन एविडेंस बता दें। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट स्लिप मिलती है, आपको ये पता है डिपॉजिट स्लिप फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। फिजिकल तो जब बैंक ठप्पा लगा लेता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर करें ना तो वो रसीद आ जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिकली भी इक्वली वैलिड है जितना फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी इक्वली वैलिड। इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, ठीक। फिर इसके अलावा ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है काइंड। आज क्या है?
मेरी कौन सी बात मानी आपने? मेरी कोई बात नहीं मानी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, घर जाके याद भी कर। हाँ आज तो टेस्ट भी देना है आपने। अच्छा भाई ऐसा नहीं पता, टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट कौन सा देना है आज? अच्छा बीला का टेस्ट देना है। ठीक है ठीक है। आपका जो टेस्ट का सिलेबस है वो सुन लीजिए। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट शामिल है और चैप्टर 5 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सिर्फ ये शामिल है। ठीक है ना, यानी जो आज पढ़ा है चैप्टर 4 पूरा और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आज का। आज घर जाके पढ़ के आना आपने, याद कर लेना। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, आपको कोई पेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? नहीं किया गया, वो कल कर लेंगे, अब इनको जानने देंगे। ये हो गया होगा, ये बॉयज वाली साइड, ये गर्ल्स वाली साइड। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसके हमने अपना नंबर, हमारा नंबर क्या है मेरा? आपको एक नंबर लिखवाया जा रहा है, आप अपने पास